क्या आप भरोसा करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से गोपनीय दस्तावेज सीधे विदेशी एजेंसियों तक पहुंच रहे थे, और वो भी सालों तक, बिना किसी को पता चले? आइए आज बात करते 80 के दशक के ऐसे ही जासूसी स्कैंडल की जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया। 1985 की एक सर्द रात दिल्ली में कुछ लोग अचानक गायब कर लिए जाते हैं। कोई शोर नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन उस रात भारत की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा छेद सामने आ चुका था। 16 और 17 जनवरी की रात इंटेलिजेंस ब्यूरो एक साथ कई जगह रेड करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन से जुड़े कई नाम गिरफ्तार किए जाते हैं। सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी से देश हिल जाता है। सवाल एक ही था, आखिर ये लोग किसके लिए काम कर रहे थे? इस पूरी कहानी का केंद्र था एक दिखने में बिल्कुल साधारण आदमी जिसका नाम था कुमार नारायण। कुमार नारायण का जन्म कोयम्बटूर में हुआ था। कुमार नारायण ने 1949 में विदेश मंत्रालय में स्टेनोग्राफर के रूप में काम किया। कोई बड़ा पद नहीं, कोई बड़ा रुतबा नहीं, लेकिन एक चीज थी, सिस्टम की गहरी समझ, और अपनी इसी बात का फायदा कुमार नारायण ने उठाया। 1968 में नौकरी छोड़ने के बाद सरकारी दफ्तरों में कम वेतन पाने वाले लोग, क्लर्क, निजी सहायक, स्टाफ, सभी के साथ कुमार नारायण ने चुपचाप एक गुप्त नेटवर्क बना लिया। यही नहीं, कुमार नारायण ने पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे 6 देशों के दूतावासों में भी संपर्क बना लिया था। इस जासूसी स्कैंडल की पोल तब खुली जब श्रीलंका के अधिकारियों ने भारत के साथ एक मीटिंग में रॉ का टॉप सीक्रेट दस्तावेज टेबल पर रख दिया। वो दस्तावेज, जिन दस्तावेज में लिखा था भारत सरकार श्रीलंका के बारे में क्या सोचती है, यह भारत सरकार को शर्मसार करने वाला पल था। यह देखकर भारतीय अफसर सन्न रह गए। सवाल एक ही था, आखिर यह कागज बाहर कैसे गया? यहीं से शक शुरू हुआ, और शक का कांटा दिल्ली के अंदर की तरफ मुड़ गया। जब जांच आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया। वो नाम था फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSI का। कुमार नारायण अपनी गिरफ्तारी से पहले सीधे फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSI के लिए काम कर रहा था, जिसका मकसद था भारत की रक्षा खरीद, कॉरपोरेट डील्स और सबसे अहम मिराज 2000 फाइटर जेट डील के सिलसिले की सारी जानकारी जुटाना। भारत क्या खरीदेगा, कितने में खरीदेगा और क्यों खरीदेगा जैसी सारी गोपनीय जानकारी और भी महत्वपूर्ण डेटा, सब कुछ पहले ही विदेश पहुंच रहा था। इस स्कैंडल की जांच कर रहे अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुमार नारायण महज संयोग से CBI अधिकारी वेद प्रकाश शर्मा को उनके मित्र की फोटोकॉपी की दुकान पर मिला। जिन दस्तावेजों की वो फोटोकॉपी करवा रहा था, जिस पर लिखा था सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, यही से शक शुरू होता है। एक आम सी फोटोकॉपी शॉप पर नजर रखना प्रारंभ होता है। वहां से लगातार सरकारी दस्तावेजों की फोटोकॉपी हो रही थी। निगरानी और बढ़ाई जाती है, और फिर जाल बिछाया जाता है। एक एक करके सभी लोगों की पहचान कर ली गई, और फिर शुरू होता है गिरफ्तारियों का सिलसिला। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रधान सचिव PC, अलेक्जेंडर के निजी सचिव TN खेर और गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी के मल्होत्रा को, राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार के निजी सहायक S शंकरन को, और भी ऐसे अनेक लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। देश पूछ रहा था, अगर ये लोग ही सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? पूछताछ में कुमार नारायण कबूल करता है, पिछले 25 सालों से वो 3 देशों को गोपनीय दस्तावेज दे रहा था। PC, अलेक्जेंडर पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। फ्रांस के राजदूत को भारत से वापस बुलाया जाता है। कई विदेशी राजनयिक देश से निकाल दिए जाते हैं। भारत चुप नहीं रहता। 17 सालों तक मुकदमा चलता है। 13 अभियुक्त दोषी पाए जाते हैं। सभी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन कहानी का मुख्य किरदार फैसले से पहले ही साल 2000 में मर चुका था। कुमार नारायण कभी सजा नहीं देख पाया। अगर एक मामूली स्टेनोग्राफर सिस्टम को इतना गहराई से तोड़ सकता है, तो आज हम कितने सुरक्षित हैं? इतिहास बताता है, युद्ध हमेशा सीमा पर नहीं होते। कुछ लड़ाइयां फाइलों के बीच लड़ी जाती है, और कभी कभी दुश्मन हमारे अपने दफ्तर में बैठा होता है। जय हिंद।